हम लोग पढ़ रहे थे संधि, विसर्ग संधि आज हमें करनी है। चलो शब्दावली निकालो। पेज नंबर 81, 81। अभ्यास सेट 1। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, मैं वाक्य बोलूंगी, आपको उसे एक शब्द में क्या कहते हैं ये बोलना है। जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। जो कहने योग्य हो, कथनीय। जो देखने के योग्य हो, दर्शनीय। जिसका संबंध पृथ्वी से है, जो भूगोलीय लिखा है इसको काट के लिखो पार्थिव। ठीक है, पार्थिव। कुछ किताबों में हो गया होगा सही, जिसमें हुआ है उसमें कर लीजिए। आगे दिया है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। हवन में जलाने वाली लकड़ी, समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिगंबर। समुद्र में लगने वाली आग, बड़वाग्नि। वन में लगने वाली आग, दावाग्नि। पेट में लगने वाली आग, जठराग्नि। विरह से उत्पन्न अग्नि, विरहाग्नि। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। जो हमेशा नहीं रहने वाला है, नश्वर। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्य पश्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त। पिता या पूर्वज से प्राप्त संपत्ति, वसीयत। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। जिसका दमन किया गया हो, दमित। अतिथि सत्कार की भावना, आतिथ्य। अतिथि सत्कार करने वाला, आतिथेय। अनेक युगों से चले आने वाला, सनातन। जिसे ईश्वर में विश्वास है, आस्तिक। चलो आज हमें पढ़ना है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि हम कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने अभी पढ़ लिया जिसमें हमने स्वर संधि कंप्लीट किया। स्वर संधि हमारी क्या होती है, जब किसी स्वर का मेल किसी स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार हमारा स्वर हो, दीर्घ स्वर या जो भी होता है उत्पन्न विकार हमारा स्वर ही रहेगा, या जो उत्पन्न विकार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। हमने देखा विसर्ग व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहती है कि किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन से, या किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर से, या किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से। तो उत्पन्न विकार जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, व्यंजन संधि। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कहती है कि यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के अंदर जो परिवर्तन आएगा। अब इसमें आपको ये चीज देखनी है कि जो परिवर्तन, जो भी परिवर्तन आएगा वो किस में आएगा, विसर्ग में आएगा, और किसी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि विसर्ग में परिवर्तन है तो विसर्ग के अंदर ही रहेगा, बाकी और सब सही। जल्दी आइए फटाफट से, कितना टाइम हो गया, इतना टाइम लगा लेते हैं आप लोग, लेट होते हैं। तो यहाँ पर विसर्ग संधि में हम सबसे पहला नियम देखेंगे। पहला नियम हमें दिया हुआ है कि विसर्ग का ओ हो जाना। आखिर विसर्ग हमारा कब ओ हो जाता है, तो नियम कह रहा है यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन और ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब जो इसने कहा है इसे समझेंगे हम फॉर्मूले से, जैसे हम समझते आए हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान दो, यहाँ पे सब सामने देखेंगे। यदि किसी विसर्ग का, यहाँ पे विसर्ग है
और इस विसर्ग से पहले यहाँ क्या होगा, कोई अ होगा, और इसका मेल किससे हो रहा है, तो किसी अ स्वर से हो रहा है, या कोई तीसरा वर्ण, या कोई चौथा वर्ण, या कोई पांचवा वर्ण, या अंतस्थ व्यंजन, या ह। ठीक है, इनमें से कोई सा भी हो। यानी इसने कहा है कि विसर्ग, विसर्ग से पहले यहाँ क्या होगा, अ होगा, और इसका मेल किससे हो रहा है, किसी अ से, या कोई तीसरा या चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या ह। अगर इनसे इन ये आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किस में होगा, विसर्ग में। विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में, और आगे पीछे जो कुछ भी दिया है वो जस का तस उतर जाएगा। ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब उदाहरण देखो, उदाहरण यहाँ पे दिया है, जैसे हम देखेंगे, बाद में लिखना, पहले उदाहरण समझ लो। कह रहा है जैसे शब्द है मनहा प्लस हर, तो देखो यहाँ पर आप जानते ही हो कि ये विसर्ग, और विसर्ग से पहले इस न पे किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है, तो यानी ये आपस में मेल करेगा तो ये विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे हर ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर मन आ जाएगा। अब इसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसको विसर्ग, अगर यहाँ पे ये जो ओ है ये इस म न के ऊपर चढ़ेगा। अब कैसे चढ़ेगा, इसमें आपको थोड़ी चीज समझनी पड़ेगी के साथ। तो ये हमारा अ स्वर होता है, ये अ स्वर ऐसा होता है, यदि इस स्वर के बाद यहाँ पर आ से लेकर आओ तक कोई सा भी स्वर आ जाता है तो इससे पहले जो ये यहाँ पर अ स्वर है वो यहाँ से गायब हो जाता है और ये जो स्वर है वो उसके स्थान पर आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। ये अ तभी आता है जब इसके तुरंत बाद इनमें से कोई स्वर ना हो। ठीक है, इससे पहले अगर यहाँ पे अ के स्थान पे कोई और दूसरा स्वर हो तो वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। जैसे मान लो हम शब्द लिखेंगे जाइए, तो जाइए हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या है, आ आया है, तो इसके बाद ई आ गया तो ये जस का तस बना रहेगा। अगर मान लो यहाँ पर ये आ ना होता तो ये इसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाता। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि ये जो मन दिया है, अब इसके बाद ओ आ गया है तो इसका जो अ है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल जाएगा तो ओ इसको मात्रा के रूप में पूरा कर लेगा और शब्द हमारा क्या हो जाएगा, मनोहर। ठीक है, ये अ का एक अपने आप में लक्षण होता है। उतार लो अब इसे। मनोहर का अर्थ क्या है, मनोहर का अर्थ है मन को हरने वाला, मतलब सुंदर। मनोहर का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर। अब बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे तपह प्लस बल तो क्या हो जाएगा, तपोबल। जैसे पया प्लस धन, पयोधन हो गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे अध प्लस गति, अधोगति हो गया। तपह प्लस भूमि, तपोभूमि, इस तरह से।
हो गया ये? ठीक है। अब देखो ये जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला है इसका एक अपवाद भी आता है, और अपवाद जो है वो नीचे दिया है। अब वो क्या है वो हमें समझना है। ये पॉइंट कहता है पुनः एवं अंत में विसर्ग का र हो जाना। अब ये कैसे होगा उसे आपको समझना है। हमने जो अभी लिखा है, यानी ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग से पहले यदि पुनः लिखा हो या क्या लिखा हो, अंत लिखा हो, ठीक है। अब विसर्ग जब हमने बाहर निकाल लिया है तो उसको बाहर ही रहने देते। तो कह रहा है ये विसर्ग यानी पुनः और अंतः का मेल किससे होगा? उन्हीं सब से होगा जो हमारे दिए हुए हैं। अ, कोई तीसरा वर्ण, कोई चौथा वर्ण, कोई पांचवा वर्ण, या अंतस्थ व्यंजन, या ह। ये कह रहा है कि यदि इसका मेल पुनः और अंत वाले से होता है तो ये विसर्ग किस में बदलना चाहिए? जैसे बदलना क्या चाहिए था, यहाँ पे अ है, यहाँ पे अ है, तो बदलना ओ में चाहिए था, लेकिन ये बदलता किस में है? र में बदलता है, और आगे पीछे जो कुछ भी है वो वैसे ही उतर जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाता है। अब उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, जैसे शब्द दिया है हमारा पुनः प्लस जन्म, तो शब्द हमारा कैसे बनता है? इसमें जो अंतिम वर्ण है हमारा यहाँ पर विसर्ग, इसमें यहाँ अ आया है लेकिन पूरा शब्द क्या है? पुन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब इसका इसके साथ मेल होगा तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। यहाँ पे शब्द आ गया हमारा जन, और ये शब्द आ गया हमारा पुन। अब क्योंकि ये र में बदला है तो ये ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो अ है इसका वो वहीं का वहीं रहेगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो शब्द हमारा क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म। अब आपको पता है ये आधा र कहाँ आ जाएगा? ज के ऊपर, ठीक है, और शब्द क्या हो गया हमारा? पुनर्जन्म। डाल लीजिए। आज पहले दिन की क्लास में कितने छात्र हैं? एक तो आप हो, और भी कोई है? आप भी आज पहले दिन ही हो? नहीं, पहले दिन नहीं है तो फिर हाथ क्यों उठा रहे हो? मैं पहले दिन की पूछ रही हूँ। देखो, संधि में, संधि से जो भी छात्र आए हैं, ठीक है, उन्होंने अभी वर्णमाला नहीं पढ़ा है, वर्तनी नहीं पढ़ा है, और बहुत आधे छात्रों ने संधि भी शुरू से नहीं पढ़ा है। तो अगर संधि में उन्हें कोई भी संदेह है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी चिंता ना करें, आगे से आप पढ़ते रहें जो भी रहेगा। मैं इस बैच को समाप्त तो कर रही हूँ, लेकिन मैं इस बैच को आप लोगों को पढ़ाऊँगी अंत तक, मतलब संधि। अगर संधि के बाद आपको उपसर्ग भी नहीं समझ में आएगा तो मैं उपसर्ग भी पढ़ा के समाप्त करूँगी, नहीं समास तक मैं पढ़ा के समाप्त करूँ। जब मैं इसको बाद में समाप्त करूँगी तो वहाँ पे, इसीलिए मैंने कहा है कि मैंने एडमिशन लेने के लिए मना कर दिया है कि अभी एडमिशन नहीं होगा ऑफलाइन क्लास में कोई भी। हाँ, रिपीट में मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि सुबह वाला बैच जो है वो समाप्त हो जाएगा आगे 8-10 दिन के अंदर। तो उसमें भी जिन छात्रों ने वर्णमाला नहीं पढ़ा है तो उनको भी इसी बैच में पढ़ाऊँगी एक साथ में। और मुझे लगता है कि मुखर्जी नगर का काल घेर रहा है, आपको पता ही है ना, दम सीलिंग जो है वो पूरी तरह से आ गई है। तो यही लगता है कि यहाँ पे तो शायद अब, अगर इतनी जल्दी कैसे मिल पाएगी एनओसी। और देखो कुछ नहीं है, सरकार जिस तरह से कर रही है ना, ये पैसे का गेम होगा, पैसे का, और कुछ नहीं है। अभी एनओसी के लिए जो 3-4 बिल्डिंगों में काम चल रहा था कि फायर के लिए, उससे एनओसी लाने के लिए जा रहे हैं। अब पैसे की उगाही चल रही है कि पैसा दो जल्दी से, फटाफट रातों रात आपको एनओसी लेनी है। एक कागज पे लिखा हुआ दे देंगे कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उस एनओसी से आपके मतलब बच्चों की सुरक्षा हो जाएगी? सब पैसे का गेम चलेगा, लाखों लाखों रुपए, 4-4, 5-5 लाख रुपए इस तरह से जाएंगे उसमें। बस
हमारे देश में यही तो है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। जबकि सरकार को ये क्या करना चाहिए था, सरकार को करना चाहिए था कि अगर लगा, मान लो कि आग लगी है, तो सरकार को चाहिए था कि एक जगह ऐसे आवंटित करते, उस जगह पे बिल्डिंग बनवाती उस तरह की, और वहां पे फिर देती कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाओ, और उसके बाद सीलिंग शुरू करती। हमारे देश में उल्टा है, साधन कुछ नहीं देना, बस बंद कर दो। अब अभी मैं देख रही थी क्लास में आने से पहले वीडियो, अब जो कोचिंग वाले हैं वो बच्चों को लेके सड़क पे खड़े हैं कि हमारे सीलिंग करके हमारे शिक्षा के रास्ते में अंधेरा मत करो। तो ये दिया है, बात तो वही है, लेकिन अब यही चीज़ है कि क्या चक्कर है, क्या बच्चों को लेके सड़क पे उतरा जाए, यही काम रह गया है। एकदम पढ़ाने वढ़ाना तो कुछ है नहीं, बस यही काम और करो कि अब ये सब। तो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम्स हर जगह ही हो रही है, चल रही है यहाँ पे। तो खैर जो भी है, तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि यहाँ से हटा के ना कहीं शिफ्ट करेंगे अब दिल्ली में। दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही पंगा होने लगा है हर एक चीज़ का। 1 साल हो गई पूरी, मतलब 1 साल क्या, 2019 के बाद, 20 के बाद से पढ़ाने का कहीं एकदम लाइन पे आ ही नहीं रही। ऑनलाइन ही एकदम फिक्स हो गया है, तो फिर ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं। फिर ऐसी जगह ऑनलाइन सेटअप लगाते हैं कि जहाँ से आराम से पढ़ाया जा सके। फिर यहाँ पॉल्यूशन वाली जगह में क्यों रहें, ऑनलाइन से तो कहीं से भी पढ़ा सकते हैं। तो फिर ऑनलाइन रहेगा। प्रयागराज में वहाँ नहीं होगी सीलिंग। बिहार बिहार में भी तो ऐसे ही चल रहा है, हर जगह जा रहा है ये एमसीडी, हर जगह जा रही है। ठीक है, उतार लिया ये आप लोगों ने। अब चलो देखो, तो ये 2 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ समझ लिए। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट। अब इसमें जैसे उदाहरण देख लो, शब्द दिए हुए हैं हमारे यहाँ पर, जैसे पुनः मुद्रण तो पुनर्मुद्रण आ गया, पुनः प्लस जन्म तो पुनर्जन्म, अंतः प्लस धान तो अंतर्धान। ये शब्द आपका वर्तनी में बहुत आता है देखने के। ठीक है, शब्द दिया है अंतः प्लस अग्नि। अब देखो यहाँ पे अंतरग्नि दिया है, इसमें र जो है, र को पूरा कर दिया है किसने, इस अ ने। ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ चुकी हैं कि कोई भी किसी भी व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वो उस व्यंजन को सदैव पूरा कर देता है, उसके साथ मात्रिक रूप में जुड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो अब इसमें कोई ये संदेह नहीं कि भाई यहाँ पे तो इन दोनों पे तो र ऊपर है, यहाँ तो र है नहीं ऊपर। तो क्यों नहीं है ऊपर, क्योंकि र को पूरा कर दिया गया है अ के द्वारा। ठीक है, अब आगे आता है पॉइंट नंबर 2 हमारा। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि विसर्ग का र हो जाना। विसर्ग का र कब हो जाता है वो यहाँ देखें, दिया है विसर्ग का र हो जाना। कह रहा है यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, उ या तीसरा, चौथा, पांचवा या यरलव, यरलव का मतलब अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, हो, तो कौन इसमें जो विसर्ग है वो क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो इसने क्या कहा है, इसे समझने की कोशिश करो। देखो, ये कह रहा है कि ये हमारा विसर्ग है, ठीक है। इस विसर्ग से पहले किसी अ या आ को छोड़कर अन्य स्वर, और इसका मेल किससे होता है, किसी अ, उ या कोई तीसरा व्यंजन या चौथा व्यंजन या कोई पांचवा व्यंजन या कोई अंतस्थ व्यंजन। इससे इसका मेल होता है। तो ये विसर्ग किस में बदलता है, र में बदल जाता है। आगे पीछे जो कुछ भी है वो त्यों का त्यों आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसको उतारो। चलो देखो, अब देखो ध्यान दो, मैंने बस ऐसे ही बता दिया, मैं ज़्यादा अपने बारे में बताती नहीं हूँ वैसे। देखो ध्यान दो, यहाँ पर हम वापस करते हैं, पढ़ के इसे पूरा समाप्त करते हैं आज पहले। विसर्ग संधि में हमने दूसरा पॉइंट हमने कहा कि यदि विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर का मतलब है
कोई लघु ई या लघु ऊ या दीर्घ ई या दीर्घ ऊ या कोई भी ए आई ओ औ कोई भी हो सकता है, ठीक है। और उसका मेल किससे हो रहा है, किसी अ उ या कोई तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थ व्यंजन है उससे हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा विसर्ग किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। अब हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई उदाहरण लेके हैं हम, जैसे शब्द है हमारा, पहला शब्द लेते हैं, जैसे आता है निहि प्लस आशा। एक शब्द हम लेंगे निहि प्लस आशा। इसमें इस विसर्ग से पहले यहाँ क्या है, लघु ई, और इसका मेल किससे हो रहा है, आ से हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा शब्द क्या हो गया, ये विसर्ग हमारा क्या आ गया यहाँ पर, ये र में बदल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर शब्द हमारा क्या आ गया, आशा, और यहाँ पे हमारा शब्द क्या आ गया, ई, ठीक है। अब हम इसे देखेंगे, ये आ इस र को जोड़ देगा, पूरा कर देगा, तो ये शब्द हमारा क्या हो गया, निराशा, ठीक है। अब इसी तरह से शब्द हम एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे शब्द दिया है हमारा दुहु प्लस बल। अब देखिए इसमें विसर्ग से पहले उ आया है और इसका मेल किससे हो रहा है, ब से हो रहा है। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो विसर्ग किस में बदलेगा, र में। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, बल, और यहाँ पर क्या आ गया, दु, और जब हम इसे जोड़कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दुर्बल, ठीक है। चलो क्या, क्या लिखवा है, अ, तो उसे आ कर लो, वो हो सकता है गलती से छूट गया है। यहाँ पे आपका क्या लिख रहा है, आ लिख रहा है ना, तो उसे देख के कर लो ना करेक्ट। लेखन में कभी कभी ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है, आप समझदार हो इतने तो। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जिनका हो जाए वो देखो। जैसे निहि प्लस जन दिया है तो शब्द क्या हो गया, निर्जन। निहि प्लस बल दिया है तो शब्द क्या हो गया, निर्बल। निहि प्लस धन तो निर्धन हो गया। इसी तरह से शब्द दिया है आसिही प्लस वाद, तो शब्द क्या बन जाता है, आशीर्वाद। इसी तरह से शब्द दिया है दुहु प्लस जन, दुर्जन। दु प्लस उपयोग तो क्या हो गया, दुरुपयोग। इस तरह से शब्द बन जाएंगे। कल आपने जाके घर पे प्रैक्टिस करी थी व्यंजन संधि की, कितने छात्रों ने करी, ईमानदारी से बताना। ओके, तो इतने लोगों को ही याद रहेगा, बाकी और सबको भूल जाएगा ना। हो गया, ये मिटा दूं, चलो देखो आगे बढ़ते हैं हम। ये देख लिए, तो मैं इन्हीं शब्दों के बारे में आपको बता रही थी। अब इनके ऐसे ही प्रैक्टिस करना, बहुत सरल है। देखो व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि को अगर हम देखेंगे तो विसर्ग संधि हमारा बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ विसर्ग ही परिवर्तन होता रहता है, ठीक। अब देखो, हाँ क्या हो गया, दु प्लस उपयोग का बताने, अच्छा चलो ठीक है। देखो शब्द है आपका दुहु प्लस उपयोग, तो हमने कैसे किया, कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा विसर्ग से पहले क्या आया है, यहाँ उ आया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर विसर्ग से पहले उ है, अभी विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, उ से हो रहा है, तो दोनों आपस में मेल करेंगे तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा, ठीक है। ये र में बदल गया। अब यहाँ पे हम इसको उतार देंगे, ये आ गया हमारा उपयोग, आ गया, और ये हमारा टुकड़ा यहाँ पे उतर गया, दू आ गया। अब देखो ये जो ऊ है इस र को पूरा करता है, तो र को पूरा करेगा तो ये क्या हो गया, इस तरह से आ गया, और शब्द हो गया हमारा दुरुपयोग, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये टुकड़ा आ जाएगा, ये शब्द आ गया, बस। अगर हमारा यहाँ पे व्यंजन होगा तो यहाँ पर ये र जो है आधा रह जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, और अगर यहाँ पे हमारा स्वर होगा तो ये र पूरा हो जाएगा,
ऐसे ही नी प्लस आसा में हुआ है, ठीक है, आ आया था तो बन गया, ऐसे यहाँ ऊ आया है तो ये हमारा पूरा हो गया। ठीक, अब ये सारी चीजें तो आपको पता है क्योंकि आप इसको अच्छी तरह से जानते हो, मैंने समझा दिया था आपको वर्ण विच्छेद कैसे होता है। अब पॉइंट नंबर 3 आता है हमारा। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, इस 3 में पहला नियम है कि विसर्ग का श हो जाना। तालु श कब हो जाता है? तो ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या तालु श हो तो विसर्ग का स हो जाता है। क्या कह रहा है समझ लो। देखो, कह रहा है कि ये विसर्ग है और इस विसर्ग से पहले यहाँ कोई स्वर है, इसका मेल किससे हो रहा है? किसी च या छ या ट से हो रहा है, तो ये आपस में मेल करेंगे तो विसर्ग हमारा किस में बदलेगा? तालु श में ही बदल जाएगा, और यहाँ पे जो कुछ भी आगे पीछे आया है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। क्या आ गया? अब देखो उदाहरण देखो, जैसे शब्द दिया है निहि प्लस चिंत, निहि प्लस चिंत। चिंत का मतलब क्या है? चिंता, ठीक है, चिंता से है ये, ठीक है, निहि प्लस चिंत। अब यहाँ पे निहि का मतलब नहीं से आ जाएगा, ये विसर्ग मेल कर रहा है यहाँ इनसे, तो जब आपस में मेल होगा तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? तालु श में बदल रहा है। अब यहाँ पे क्या आ गया? चिंत शब्द आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? ही आ गया। अब इसे जोड़ दीजिए, ये हमारा जुड़ेगा। च हमारा आधा है तो च के ऊपर जो मात्रा है वो इसको अपने ऊपर ले गई इसके साथ, और शब्द क्या हो गया? निश्चिंत। निश्चिंत का मतलब क्या हो गया? जिसे कोई चिंता ना हो, ठीक है, डाल लो इसे। जैसे शब्द आ गया निहि प्लस छल तो निश्छल हो गया, दुह प्लस चरित्र तो दुश्चरित्र हो गया, दुह प्लस शासन तो दुशासन हो गया। संधि को प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, बस उन्नत किस्म का दिमाग चाहिए। आप हमको क्यों बता रहे हैं ये बात? आप अपने पर करिए, आपका दिमाग होगा ना उन्नत किस्म का तो रहने दो, बाकी और लोगों को छोड़ दो, वो मैं हूँ, मैं करवा लूँगी, ठीक है। आप ये इसमें जो कमेंट लिखते रहते हैं मत लिखा करो, बार बार लिख रहे हैं यहाँ पे। अब फिर एकदम से आ गया फिर रामायण में कौन सी संधि है? अरे तुम लोग पागल पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों को समझ में नहीं आता? मैं उसी दिन से बता रही हूँ जब से क्लासेस ली हैं संधि की और ये सारी चीजें, कि मत किया करो कमेंट। ये चीज तुमको नहीं पता है, अगर करा होता अभ्यास तो पता चलता कि हाँ रामायण का इसमें क्या है। रामायण शब्द में ध्यान दीजिएगा, और एक चीज आपको ध्यान देना है, मैंने इस शब्द के बारे में उस समय भी बताया जब वर्तनी बताई है आपको। ये राम प्लस किससे बना है? अयन से बना है, राम प्लस अयन से। अब आप कहेंगे कि ये जो न है ये अड़ा में कैसे बदला है? तो ये बनता है शब्द की वजह से, क्योंकि र आ गया, तो अगर किसी भी शब्द में र, अगर या तो र या मूर्धा श या री अगर आ जाता है तो उसमें शब्द में कहीं पर भी आने वाला न सदैव क्या हो जाता है? ड़ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे जब ये जुड़ के रामायण बनता है तो ये न किस में बदल जाता है? ड़ में बदल जाता है। और ये संधि का नियम नहीं है, जो ये वाला है ना, जो न है ड़ में बदलना, ये संधि का नियम नहीं है, संस्कृत के शब्दों का नियम है, शब्दों में लिखन का, ठीक है। हाँ, अयन का मतलब होता है चलना, पीछे पीछे चलना, या चरित्र से मतलब होता है, ठीक है। एक शब्द है आयन, आयन तो होता है जो आप परमाणु जिसे कहते हैं एक तरह से, तो वो अलग होता है। अयन है, अयन का मतलब है चलना, ठीक है। तो राम के पीछे पीछे चलना या राम का चरित्र ही तो क्या है? रामायण है ना। आगे आता है नंबर 2, विसर्ग का श, मूर्धा श हो जाना। विसर्ग का मूर्धा श कब हो जाता है? कह रहा है विसर्ग के पहले ई और उ और बाद में क ख ट ठ और प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है? मूर्धा श में बदल जाता है। तो इसे सरल भाषा में समझ लो, ये क्या कह रहा है कि ये तो विसर्ग है और इस विसर्ग से पहले कोई ई या उ आया हो, ठीक है, इन दोनों में से, और इसका मेल किससे होता हो? किसी क या ख से होता हो, या किसी ट या ठ से होता हो, या किसी प या ख से होता हो, ठीक है। तो इनका आपस में अगर मेल होता है
तो ये हमारा जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, ये मूर्धा श में बदल जाएगा। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है आगे पीछे वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम उदाहरण देखेंगे, शब्द दिया है हमारा जैसे निहि प्लस कपट, निहि प्लस कपट। अब आपको पता है यहाँ पे छोटी की मात्रा आई है, विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, क से हो रहा है, तो दोनों का आपस में मेल होगा, ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, मूर्धा श में बदल जाएगा। यहाँ पे आ गया नी और यहाँ आ गया कपट, तो शब्द क्या हो गया, निष्कपट हो गया। कर लीजिए। कह रहे कुछ लोग यण भी बता रहे हैं। बेटा जो यण बता रहे हैं उनसे कहना कि नियम बता दो हमें, ठीक है। जो यण बता रहे हैं ना, अब इसमें यण संधि कैसे हो सकती है, कहीं दिख रही है आपको यण संधि? यण संधि का सबसे पहला नियम ये कहता है कि शब्द के बीचों बीच आपको य, व और र दिखाई दे और उनसे पहले वाला व्यंजन आधा होगा। यण संधि में ये स्थिति एकदम कहे ना कंपलसरी है। और कंपलसरी क्यों है, ऐसे कोई बताएगा, कोई बताना चाहेगा कंपलसरी क्यों है वर्ण का आधा होना? किसी भी सूरत में पूरा नहीं होगा, वो आधा होगा। दिमाग लगा के बताओ, उतारो जब तक। मिटा दूं? चलो अब देखो अगला नियम, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है विसर्ग का श हो जाना। विसर्ग का स कब हो जाएगा, यहाँ पे दिया है देखो, कौन सा, दंत स। कह रहा है विसर्ग के बाद यदि त थ या श हो तो विसर्ग का स हो जाता है, दंत स। इसके कहने का मतलब क्या है, ये विसर्ग और इस विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी है। इसका मेल किससे हो रहा है, किसी त या थ से हो रहा है या फिर स से हो रहा है। तो जब इसे आपस में मेल करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये स में बदल जाएगा। आगे पीछे जो कुछ भी दिया है वो ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं उदाहरण। इसमें उदाहरण दिया है जैसे नमः प्लस ते, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ण हमारा दिया हुआ है विसर्ग है, इसका मेल किससे हो रहा है, त से। जब इनका आपस में मेल होता है तो ये किस में बदल जाता है, दंत स में बदल जाता है। यहाँ पर क्या आ गया, ते आ गया, यहाँ क्या आ गया, नम आ गया। दोनों को जोड़कर लिखेंगे, शब्द क्या हो गया, नमस्ते। तो देखो नमः मतलब नमन करना, नमन करते हैं, ते मतलब उनको, उनको हम नमन करते हैं। नमस्ते का क्या अर्थ हो गया, को हम नमन करते हैं। अब यहाँ उनको का मतलब किससे है, ईश्वर से, ठीक है, उस निराकार ईश्वर से। जैसे आप लोग बोलते हो ना राम राम या जय माता दी या राधे राधे, तो जो जिस देवता को मानता है उसके अनुसार ही वो अपना अभिवादन बनाता है। तो जो देवता को नहीं मानता, ईश्वर को मानता है, सर्वोच्च सत्ता को, वो नमस्ते करता है, वो उसका नाम लेता है, ठीक है। उतारो इसे। देखो ये जो छात्र है ना, जो शब्दों को दे रहा है कि इसका संधि विच्छेद करो, ये करो, बेटा तुम पहली क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय कहीं सो रहे थे क्या? दशानन का संधि विच्छेद करिए मैम, तुमने तो इतना बड़ा शब्द बता दिया भाई, मैं तो कांपने लगी, मुझे तो डर लग रहा है, इतना बड़ा शब्द मैं कैसे कर पाऊंगी। अरे 10 प्लस आनन, तुमको इतनी बात समझ में नहीं आती क्या? इसमें क्या है, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि भी कोई संधि है? गजब बात करते हो, तुमसे इतना नहीं निकाला जाए। कोई यण संधि या अयादि संधि वाले या किसी विसर्ग संधि या व्यंजन संधि की बात करो कि तो समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं आ रहा, तो लगे भी। दीर्घ संधि भी कोई संधि है? एकदम इतनी सरल पूरी उसे लेके आ रहे हैं, ऐसे बताते हैं ये करके दिखाओ, हद है। कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए कि हाँ मुझे लगे कि हाँ इसमें कुछ सही पूछा है, मतलब ये कि हाँ मैं बस बीच में ना प्रश्न दागने हैं।
फिर वार्न दे रही हूँ आपको, बंद करवा दूंगी चैटिंग तुम्हारी यहाँ से, फिर करते रहना बैठ के, पढ़ना लिखना तो है नहीं। अच्छा ये इस छात्र को देखो, इतना मूर्ख बालक है, इतना मूर्ख बालक कि पढ़ रहे हैं अभी हम विसर्ग संधि, अभी वो अटका पड़ा है किसमें, दीर्घ संधि में। भाई कैसे ये चल पाएगा हमारे साथ और कैसे ये सीख पाएगा, अब ये लगा लो एकदम। मैं इसीलिए मना करती हूँ कि आप ये बताओ कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहां पे पहले हम उसको सीखेंगे ना, जो हमको नहीं आता वो तो नहीं आता, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उस समय उसको पढ़ो, और फिर ये भी हमें पीछे नहीं आएगा, ये भी जाता जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो आप लोगों ने पढ़े 3 नियम। पहले हमने श देखा तालु श में परिवर्तन हुआ, दूसरा हमने देखा मूर्धा श में परिवर्तन हुआ, तीसरा हमने देखा दंत स में परिवर्तन हुआ। तो अभी इसको आपको जादुई तरीके से सिखा देती हूँ, नीचे मैंने लिख कर दिया हुआ है, बस समझ लो। ये तीनों नियमों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग से ना समझने की जरूरत है। एक बार समझ लिया तो सब समझ में आ जाएगा। कॉमन बात क्या है कि प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण है क ख च छ ट ठ त थ और प आ, ठीक है, पांचों वर्ग के। अब इसमें क्या हुआ है कि जब च से विसर्ग का मेल होता है तो उत्पन्न विकार क्या आता है, ये श आता है। अब आप इसको देखो, समझो कैसे। आपको ये पता है जब आपने इनको वर्णमाला में पढ़ा था तो आपको पता था कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान दंत और इसका उच्चारण स्थान होठ। अब हम इस तरह से याद कर लेते, जब हमको पता है कि च वर्ग हमारा क्या है, तालु से उच्चारण होने वाला है, तो जब विसर्ग का मेल तालु वर्ग से होता है तो किस स में बदल देता है, तालु श में बदल देता है। याद हो गया, तालु से तालु। उसके बाद जब विसर्ग का मेल दंत से हो रहा है तो ये किस में बदल देता है, दंत स में बदल देता है। ठीक है, तो जब दंत वर्ग से हो रहा है तो किस में बदल देता है, दंत श में। अब इसके बाद ये याद रख लो कि अब जो हमारे पास तीसरा बचा, वो तीसरा क्या बचा कि जो कुछ भी बच गया वो सब हमारा, उनका मेल अगर होगा तो वो किससे परिवर्तित होंगे, वो मूर्धा से हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मूर्धा श। समझ में आ गया। नियम नंबर पहला था ये तीसरे का, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। ठीक है, तो आपके पास लिखा हुआ है, मैंने लिख कर दिया हुआ है, वो समझ जाएंगे। तो इस तरह से आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ गया कि तालु के साथ तालु का हो जाएगा, और जब मूर्धा के साथ होगा, इस दंत के साथ होगा तो दंत आ जाएगा, बाकी जो कुछ बचा वो किस में आ जाएगा, मूर्धा में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर। अब आता है यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा विसर्ग का लोप हो जाना। तो ऐसा होता है कि कुछ शब्दों में हमारा विसर्ग जो है वो गायब हो जाता है। लोप हो जाने का मतलब है गायब हो जाना। तो ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद र हो और तो उस समय विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, और उसके पहले अगर कोई लघु स्वर आया है तो वो किस में बदल जाता है, दीर्घ में बदल जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ आया हो कोई लघु स्वर, ठीक है, विसर्ग है, इसका मेल किससे हो रहा है, किसी र से हो रहा है, तो जब ये आपस में मेल करेंगे तो ये विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप मतलब गायब। ठीक है, अब यहाँ पर जो लघु है वो किस में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में। यहाँ पे जो है वो र आ जाएगा। अब ये आ गया फॉर्मूला। देखते हैं उदाहरण, जैसे शब्द दिया है हमारा निहि प्लस रस। रस का मतलब होता है आनंद, नहीं माने नहीं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इसका मेल यहाँ से हो रहा है, तो ये जो विसर्ग है ये क्या हो गया, गायब हो गया। अब यहाँ पे रस आ गया, और ये जो दीर्घ लघु है ये किस में बदल गया, दीर्घ स्वर में बदल गया, ये आ गया। अब इसे हम जोड़ देंगे, शब्द हमारा क्या हो गया, नीरस। तो नीरस क्या होता है, नीरस का मतलब जिसमें कोई आनंद नहीं हो। कोई चीज़ आपको नीरस लग रही है मतलब उसमें मज़ा नहीं आ रहा, मतलब आनंद नहीं आ रहा।
ठीक है, तो वही अर्थ आ गया, उतार लो इसे। हम्म। नहीं, निहित, निहित जो कहते हैं शब्द को, नहीं वो नहीं बनेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी भी शब्द में ना संधि घुसाते हैं, किसी भी शब्द में, तो ऐसा नहीं होता है। अब देखो, जैसे शब्द दिया है आपका निहि प्लस रोग, इसके साथ जैसे ये मिटाओ, हो गया ना। देखो, नि प्लस रोग शब्द आता है आपका, तो कुछ लोग इसे लिखते हैं। अब जब जैसे रोग आएगा तो हमारे नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ये निरोग होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, निरोग। अब शब्द जो आपका बना हुआ आपकी परीक्षा में आता है, आप बोलते हैं एक शब्द है निरोग और एक शब्द है आपका निरोग। परीक्षा में दोनों शब्द आ गए, ये भी और ये भी, और वर्तनी शुद्धिकरण के लिए आ रहा है, तो क्या लिखोगे, निरोग लिखना। लेकिन आप कहोगे लेकिन मैम हम निरोग तो नहीं बोलते, हम तो निरोग बोलते हैं। तो हम निरोग बोलते हैं, ये आ गया अब हमारा तद्भव, ठीक है। इस शब्द को लिख लो, ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है, संस्कृत में बनता है, संधि के नियम से बन रहा है। तो जब हम निरोग कहते हैं तो हमारी जिह्वा पर भार पड़ता है निरोग कहने में, जबकि हम निरोग बोलते हैं तो आसानी से बोलता है। तो हम संस्कृत से आसानी की तरफ ही तो गए हैं, तभी तो हिंदी बनी है, तो इसलिए वो हिंदी का शब्द है। हम ये कह सकते हैं कि निरोग जो है वो हिंदी का शब्द है, तद्भव में आ रहा है, परिवर्तित हुआ है किससे, निरोग से। लेकिन परीक्षा में जब अगर प्रश्न आएगा तो आपको ये सही करना पड़ेगा। क्या आता है, तो बच्चे समझ ही नहीं पाते। लेखन के लिए हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी का शब्द है ये, ठीक। लेकिन जब वर्तनी शुद्धिकरण में पूछा जाता है तो आपको यही सही करना पड़ेगा, ठीक। और जैसे संधि आ रही है तो संधि में तो ये है ही। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है हमारा नमः एवं पुर। अब देखो, आज एक प्रश्न था, एक प्रश्न बच्चे ने पूछा था, शब्द है आपका बसंत। अब मुझे बताइए कि बसंत होगा कि वसंत होगा, पहला कि दूसरा? क्यों पहला, क्यों नहीं? लग नहीं रहा। आप वसंत बोलते हो कि बसंत? गाने भी सुनोगे तो बसंत बहार, ब का उच्चारण होता है। तो आपका सही शब्द है बसंत, लेकिन आयोग वसंत मानता है कि नहीं वसंत है। तो यहाँ पर ये शब्द क्या है, जब आप शब्दकोश में खोजेंगे तो लिखा रहता है बसंत और वसंत, दोनों शब्द लिए शब्दकोश में, दोनों ही सही हैं आपके। और जितनी बार भी लिखा, चाहे बसंत सखा लिखा रहेगा। अब आप देखेंगे किन्हीं शब्दों में कि जैसे जो लोग हम साहित्य के शब्दों को सही मानते हैं, जब भी अगर बात करेंगे ना, जितने भी हमारे विद्वान होते हैं तो कहते हैं कि जो साहित्य में लिखा गया उसको सही माना जाता है। तो साहित्य में तो बसंत लिखा जाता है, बसंत बंधु, बसंत सखा, किसका पर्यायवाची है? का पर्यायवाची है बसंत बंधु, बसंत सखा। आप लोगों की खूब पिटाई होनी चाहिए, है ना। अरे मैंने बताया था कि बसंत का मित्र है जो, अर्थात कामदेव, याद नहीं है? कहा था कि बसंत का पर्यायवाची और मित्र का पर्यायवाची को मिलाकर किसका पर्यायवाची बनता है, कामदेव का पर्यायवाची बनता है। तो बसंत सखा, बसंत बंधु, बसंत मित्र, ये सब किसका पर्यायवाची बन रहा है, कामदेव का बन रहा है, ठीक है। तो जब हम इन शब्दों को लिखते हैं तो बसंत लिखा जाता है, वसंत नहीं लिखा जाता। अब एक शब्द है आपका बारात और एक शब्द है बारात, कौन सा सही है, पहला कि दूसरा? पहला सही मानेगा आयोग, बारात। अब इसको कैसे दिया है, ये कहा है कि तुलसीदास जी ने बारात शब्द का प्रयोग किया है, जबकि हम देखते हैं कि बारात और बारात अगर हम बोलते हैं तो अक्सर लोग बारात कहते हैं,
बारात नहीं बोलते थे। बारात अगर जाओगे तो बिल्कुल एकदम देहात वाले इलाके में बोलते हैं लोग बारात, अवधि में कहते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो लेकिन फिर भी उसको आधार दिया है कि क्योंकि तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है बारात शब्द का, इसलिए बारात और बारात में से इसको प्रयोग किया जाएगा। अब आयोग ऐसे ही शब्द रखेगा, आधे बच्चे बारात सही करेंगे, आधे बच्चे बारात शब्द, तो ये उसको सही मानता है। और कभी कभी बारात सही मान लिया गया है। तो ऐसे शब्द होते हैं कुछ कि जिनको अगर हम देखें परीक्षा के दृष्टिकोण से तो कौन सा सही मानेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि जब आता है ये बसंत और वसंत, तो दोनों को बराबर तरीके से सही माना गया है कि कौन सा सही है। और ये शब्द है बारात और बारात, तो इसमें बारात को सही मानते हैं, जबकि लोग बोलते बारात हैं कि बारात आ रही है, बारात जा रही है, बारात में जाएंगे, यही सब बोलते हैं। लेकिन उसके बाद भी, और किताब में देखोगे तो दोनों लिखा हुआ है। शब्दकोश में जब देते हैं, हम शब्दकोश को एक मान सकते हैं कि यही एक हमारा स्रोत है जहाँ से हम शब्दों की पहचान करें कि सही है कि गलत है। तो उसमें दोनों दिए हैं। अब दोनों दिए हैं तो दोनों सही होने चाहिए, और जब दोनों सही हैं तो आयोग को ये तो कम से कम ऑप्शन में नहीं रखने चाहिए। तो लेकिन आयोग रखता है क्योंकि उसको तो ऐसे प्रश्न चाहिए उलझाने वाले। ठीक है, तो उन्हीं में से ये शब्द था निरोग और नीरोग। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर परीक्षा में आएगा तो आपको नीरोग सही करना पड़ेगा। ठीक है, संधि का नियम हमारा लगता है। नंबर 5 हमारा कहता है नमः एवं पुर का विसर्ग स हो जाता है। अब इसमें क्या आता है कि अगर नमः और पुर किसी शब्द के साथ मेल कर रहा है और उस शब्द का पहला वर्ण क्या हो, क या प हो, तो उस विसर्ग का क्या हो जाता है, दंत स हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार, तो इसमें देखेंगे दोनों का मेल होगा तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाता है, स में बदल जाता है। अब यहाँ पे जो उत्तर दिया है यहाँ आ जाएगा नम और यहाँ आ गया कार, तो शब्द क्या हो गया हमारा, नमस्कार। अब इसी तरह से शब्द दिया है पुरहा प्लस कार, दोनों का मेल होता है तो विसर्ग बदल जाता है किसमें, दंत स में बदल जाता है। यहाँ पे क्या आ गया, पुर शब्द आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ हमारा क्या आ गया, कार आ गया, और शब्द हमारा क्या आ गया, पुरस्कार। और हमें बोलना भी क्या चाहिए, पुरस्कार, लेकिन हम पुरस्कार बोल देते, र की मात्रा लगा देते, तो वो गलत हो जाता है। तो क्या होगा, पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, चलो उतार लो इसको। यही है आपका, यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि समाप्त हो जाती है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें हम देखें, अब मान लो जैसे पुरस्कार शब्द है, अब दे तो दिया, अब अगर हम टुकड़ों का अर्थ देखें तो इसमें टुकड़ों का अर्थ नहीं बनता। इस पुर का मतलब क्या होता है, पुर आता है स्वर्ग के लिए, कार मतलब करने वाला, स्वर्ग करने वाला, फिर आ गया पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब क्या होता है, एक तरह से इनाम हमें कोई मिलता है, कोई पारितोष जो हमें मिला है। तो अब ये शब्द कैसे बनाया है कि पुरस्कार शब्द कैसे दो शब्दों से मिलकर बना है नहीं पता, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, जब हमें कोई पुरस्कार मिलता है तो हमें स्वर्ग का आनंद आता है, तो हो सकता है वही भाव लेके इस शब्द को बना दिया गया है। पुरस्कार जो स्वर्ग का आनंद दिलाने वाला है वही क्या है, पुरस्कार है। तो हम मान लेते हैं अगर इस तरह का भाव लिया है तो हम मान सकते हैं कि हाँ इसमें संधि हो सकती है। और ऐसे ही दिया है नमः प्लस कार, नमस्कार, नमन करने वाला, ठीक है, तो नमस्कार हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि नमस्कार तो हम करते हैं कि नमस्कार किया, तो अब जैसे नमस्ते और नमस्कार में अगर अंतर आए, तो जब आप किसी से बोलते हो तो नमस्ते बोलना चाहिए, और नमस्कार किया गया हम इसको बोलेंगे एक तरह से कि वह काम हुआ है, उसके लिए हम नमस्कार के, किसी ने आके नमस्ते की तो हम ये नहीं कहेंगे उसने उससे नमस्ते की, हम क्या कहेंगे उसे, उसने उससे नमस्कार किया। तो वहाँ पे इस शब्द का प्रयोग आ जाता है, कार का मतलब होता है करने वाला आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे जब हम पढ़ते हैं, अगर हम देखें जब हम गहराइयों से पढ़ते हैं ना व्याकरण को समझते हुए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम आम बोलचाल में इतनी ज़्यादा गलतियां करते हैं कि हमारा व्याकरण जो हमारा नियम है वो कुछ और कहता है और हम उसको कुछ और ही लेकर पढ़ते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। तो कई बार जब व्याकरण इन बातों पे ऑब्जेक्शन उठाता है, तो जो हमारे साहित्यकार होते हैं वो अक्सर ये कह देते हैं कि व्याकरण किसी को बाधित नहीं कर सकता, व्याकरण केवल नियम बता सकता है।
तो हर लोगों को अपनी स्वतंत्रता है अपने विचार रखने की, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे रूड नहीं हुआ जाता कि ये कितना सही है कितना गलत है। तो जो व्याकरण पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं तो उनकी अपनी मर्जी होती है कि वो उन शब्दों को बोलचाल में सुधारें या न सुधारें। तो हमें तो करना होता है परीक्षा के हिसाब से, तो परीक्षा में जो है नियम है तो परीक्षा में नियम लागू होगा, लेकिन आम बोलचाल में वो लागू करें या ना करें ये हमारा अपना अधिकार होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ आपकी विसर्ग संधि समाप्त हो गई है। अब इसके बाद जो यहाँ पे आपकी संधि दी हुई है, संधि की कुछ पहचान, यानी जो पहचान आपको मदद करती है संधि बनाने और संधि पहचानने और संधि का विच्छेद करने के लिए, वो यहाँ पे दी है। और ये सारी पहचान हमने कैसे बनाई है, हमने संधि करके ही सीखी है। तो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा अभी कि यण संधि में कैसे हमारा व्यंजन कोई जो शब्द दिया है यानी य, र और व से पहले वाला व्यंजन सदैव आधा होगा। अगर वो आधा है, वो किसी भी स्थिति में वो पूरा नहीं हो सकता, तो वो कैसे होता है, क्यों, क्या कारण? तो आप लोगों के दिमाग में कुछ समझ में आया कि कैसे हो सकता है? हमारा नियम ही बता देता अगर आपने इस नियम को अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। जब हमने पढ़ी थी यण संधि, तो यण संधि हमारी क्या कह रही थी, किसी ई या ई का मेल या किसी ऊ या ऊ का मेल या किसी ड़ी का मेल किससे होता है, किसी भिन्न स्वर से होता है। तो जब ये आपस में मेल करते हैं तो ई बदल जाता है किसमें, य में, ऊ बदल जाता है किसमें, व में, और री बदल जाता है किसमें, र में। यहाँ पर जो स्वर है वो ये आ जाता है। अब देखो जब ये हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि यण संधि में इस तरह से होता है तो क्या होगा, अब ये ई अकेला तो है नहीं, ये तो किसी शब्द के साथ है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण में देख लें, मान लो हमने शब्द लिया था अति प्लस अधिक। ठीक है, अति प्लस अधिक, तो ये जो संधि हमारी होती है ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, एक तरह से अगर हम देखें ना सारी संधियों का अगर कोई एक मास्टर फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो वो यही है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से मेल करके जो विकार उत्पन्न करता है वही क्या हो जाता है, संधि आ जाता है। और वो जैसा विकार होगा, स्वर का विकार होगा तो स्वर संधि हो जाएगा, विसर्ग का होगा तो विसर्ग, व्यंजन का होगा तो व्यंजन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने इसका अंतिम वर्ण निकाला तो ये हमने क्या बाहर निकाला, ई। जब हमने ई को बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचा था हमारा, तो यानी आधा बचा था। अब जब ये ई इस स्वर आ से मेल कर रही है यहाँ पर, तो ये ई किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। अब ये य हमारा स्वर है कि व्यंजन, ये व्यंजन है। तो जब हमारा ये स्वर किस में बदल गया, व्यंजन में, तो ये व्यंजन और ये व्यंजन, इन दोनों के बीच में तो किसी स्वर के आने की कोई संभावना नहीं है और किसी भी स्थिति में नहीं आ सकता यहाँ पर। तो ये पहला वाला व्यंजन तो हमारा हर हाल में आधा होगा ही होगा, ये तो हर हाल में आधा होगा। अब वहीं पे हमने पढ़ा था जब हमने अयादि संधि पढ़ी थी, तो अयादि संधि में हमारा जो विकार उत्पन्न होता था वो क्या होता था, आए या आए या अब और आब। तो इसमें आपको पता है कि इससे पहले यहाँ पे स्वर लेकर आया है ये, तो जब ये स्वर यहाँ पे लेके आया है तो उससे पहले जो व्यंजन हमारा आधा हुआ उस व्यंजन को ये स्वर पूरा कर देगा, तो वो हमारा व्यंजन पूरा हो जाता है। इसलिए अयादि संधि में कभी आधा नहीं आता। लेकिन यण संधि में तो हमारा स्वर ही किस में बदलता है, व्यंजन में बदलता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये जिस व्यंजन से बाहर निकला है तो उसी व्यंजन से तो यहाँ पर ये वो व्यंजन तो आधा रहेगा ही रहेगा। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा
कि मैम अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर ऐसा हो कि जो ये अंत में जो स्वर दिया हुआ है हमारा, ये स्वर ऐसा हो वास्तविक रूप में हो, उससे पहले कोई शब्द हमारा ऐसा हो तो वो तो पूरा ही रहेगा यण संधि में। तो ऐसा शब्द कोई बना ही नहीं, मिला ही नहीं है हमारा कि ऐसा शब्द, ऐसी स्थिति आ जाए कि मान लो यहाँ पर ये अति ऐसे लिखा हो कि ये अति तो ता तो पूरा हो और यहाँ पे अति ऐसे दिया हो, यानी अंत में हमारा स्वर ऐसे रखा हो। तो ऐसा तो कोई शब्द नहीं आया है हमारा। तो यानी जब हमारा स्वर किस में बदल रहा है, व्यंजन में बदल जा रहा है, तो हमारा व्यंजन तो आधा रहेगा ही रहेगा। और जब ये जो शब्द दिया रामायण, या जिस भी महान व्यक्ति ने ये बताया आपको कि जो रामायण शब्द है इसमें यण संधि है, अब बताओ आप इसमें यण संधि कैसे है। पहली चीज तो इसमें यण संधि आपको दिखाई किस एंगल से दे रही है, ये हम देखें। यहाँ पर शब्द दिया है, मैं रख लेती हूँ। यहाँ पे यह दिखाई दे रहा है इस एंगल से। अब इससे पहले तो यहाँ पे कोई आधा होना चाहिए था, या मान लो चलो इस य को ही बाहर निकालते हैं। हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि आपकी ये संधि हो गई। तो आप इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, आप इसको य को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर यहाँ टुकड़ा क्या आ गया, ड़ आ गया। यहाँ पे टुकड़ा क्या आ गया, रामा आ गया। ये तो रामा आ गया यहाँ पर। अब ये य है, ये य आ गया, और ये यहाँ पर क्या आ गया, अ आ गया। तो इधर क्या मिलेगा आपको, अण मिलेगा। या आप इसे अन कर सकते हो, आपको ये लग रहा हो कि रा की वजह से चेंज हुआ है तो अन कर सकते हो। अब ये जो य है, ये या तो कोई लघु ही है या दीर्घी ही है, परिवर्तन यही। तो क्या होगा, रामाई इस तरह से लिखोगे या ऐसा लिखोगे, क्या बनाओगे। तो कौन सी संधि बन रही है यहाँ के, जिस भी महान व्यक्ति ने इसको यण संधि बताया है, तो क्या बन रहा है इसमें संधि विच्छेद में, कुछ पल्ले पड़ा आपको। तो फिर ये यण संधि कैसे, ऐसे ही नहीं है, हवाओं में नहीं चल रही संधि। और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, हिंदी हवाओं में नहीं चलती। ये गणित नहीं है कि मान लोगे और मान के कर लोगे ये सारी चीजें। ये मानती वानती कुछ नहीं है, ये कहती है जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। तो यहाँ पे जो चल रहा है वो है, इसका अर्थ आपको ऊपर नीचे दिखाई देता है, आगे पीछे वो सारी चीजें। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। और मैंने आपको ये बताया, मैं ये समझती हूँ कि मेरे छात्र इतने होशियार हो जाएंगे, इतने समझदार हो जाते हैं कि उनको समझ में आ जाए, कोई भी शब्द उनके सामने आ जाए वो हर शब्द में निकाल सकते हैं संधि क्या कैसे है। ठीक है, अब विसर्ग संधि का हम यहाँ पर देखते हैं कि विसर्ग संधि का संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो विसर्ग संधि का संधि विच्छेद अयादि संधि के संधि विच्छेद से भी बहुत आसान है। जैसे आपने किया था, मान लो शब्द था मनोरथ, मनोरथ या मनोहर, जो भी शब्द देंगे। अब मान लो इसका संधि विच्छेद करना है और आपको ये पता चल जाए, थोड़ा आभास हो जाए कि इसमें विसर्ग संधि है, तो आप इस ओ को बदल कर क्या बना दो, विसर्ग बना दो। तो शब्द आपको मिल जाएगा मन्हा प्लस रथ। ठीक है, इसी तरह से जैसे दिया है तपोभूमि में ओ दिखाई दे रहा है, तो आप इस ओ की जगह विसर्ग बना दो, तो क्या होगे, तपा प्लस। अब ये यहाँ पे बताया इसने कि दो सार्थक शब्द आपको दिखाई देते हैं, एक सार्थक शब्द इधर दिखाई देता है, एक सार्थक शब्द इधर दिखाई देता है, और विसर्ग दिखाई देता है। अब ये जो विसर्ग है ये किस में बदलता है, इन 5 ही पॉइंट में बदलता है। या तो वो ओ बनेगा, या तो वो र बनेगा, या तो इन तीनों श में से कोई सा श बनेगा। ठीक है, विसर्ग संधि में यही परिवर्तन हमारे आए, हमने जो पढ़े अभी तक। ठीक है, चाहे वो स्थिति कोई सी भी रही। अब अगर किसी शब्द में आपको लगे कि ये विसर्ग संधि है और इस विसर्ग संधि का संधि विच्छेद करना है, तो इन चारों पांचों में से कोई सा भी वर्ण जो शब्द के बीच में दिख रहा है, उस वर्ण को हटाकर वहां पे क्या लगा दो, विसर्ग बना दो, और आपको वो संधि जो उसका संधि विच्छेद है वो स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। अब विसर्ग संधि के जितने भी शब्द बना के आपने देखे हैं, सबके अंदर आप लगा कर देख लो। जैसे मान लो एक शब्द था हमारा पुनर्जन्म, अगर आपको ये लगता हो कि मैम पुनर्जन्म में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको दिखाई दे रहा है र, अब इस र को हटा देना है, और र को हटाकर आपको क्या कर देना है, विसर्ग बना देना है उसे। तो पुनः प्लस जन्म आ गया, बन गया संधि विच्छेद। बताओ इससे ज्यादा आसान होगा कोई संधि विच्छेद।
इसीलिए नहीं पूछता परीक्षक, क्योंकि परीक्षक को पता है यहाँ से आराम से आप कर लोगे। पर परीक्षक को ये नहीं पता है कि आपका दिमाग इतना तेज नहीं चला कि हम ऐसे पलट के जा सकते हैं। तो अब यही है कि परीक्षक चाहता तो आपको यहाँ पे बहुत आराम से घुमा सकता था और खुलेआम कह सकता था कि इतनी छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही। हम ऐसे देखते हैं, हाय रे हाय विसर्ग संधि कैसे होगी, या हाय रे हाय व्यंजन संधि कैसे होगी। हम सोचते हैं ना स्वर संधि ठीक है, स्वर संधि सबसे ज्यादा उलझन वाली है, उसमें अनुमान लगाना पड़ता है कौन सी वर्तनी सही होगी, है ना। और इसमें आप कहीं से भी जाओ, जैसे मान लो मैंने शब्द बताया था आपको, आपने किया था दिग्विजय। अब दिग्विजय की अगर वो संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है तो आपको पता है आपको विजय शब्द को बाहर निकालना है, क्योंकि ये तो ज्यों का त्यों रहता है पीछे वाला। अब यहाँ पे आपको क्या बचा, यहाँ बचा दिग, आधा बचा है। अब यहाँ खोपड़ी लगा लो अपनी, ये कह दो कि ये तीसरा वर्ण है, और तीसरा वर्ण सदैव वो वर्ण होता है जो पहला होता है। तो ग पलट के आ जाएगा क, और ये शब्द क्या हो गया, दिक। तो दिक प्लस विजयी तो होते हैं इसके। कोई अनुमान है? कुछ नहीं, फैक्ट है, जो है वो है, कोई अनुमान नहीं। इतनी सरल है संधि, अगर आप देखो आराम से समझ में आ गई। अब इसमें भी आपके दिमाग में लग रहा हो मैम आपको लग रही है सरल, हमारे तो सर के ऊपर से जा रही है, क्या हो रहा है ग और क्या हो रहा है क। तो अगर ऐसा किसी के दिमाग में है तो स्थिति बिल्कुल क्लियर है, उसे एपनार आप्याम नहीं आते। एक बात, उसको वर्णमाला का ज्ञान नहीं है, इसीलिए मैंने 5 दिन आपको वर्णमाला सिखाई थी। हम ये कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा हम पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा में इतने बड़े हो जाते हैं, हमें वहाँ पे कोई टीचर ABCD नहीं सिखाता। वहाँ पे क्या है, वो तो अनुमान है, पूरी मानना होता है आपको। CUT कट बोलेगा तो PUT पुट बोलेगा, वहाँ पट नहीं कह सकते, तो वो आपको रटना पड़ता है। उसमें कोई अंग्रेजी का विद्वान भी नहीं बता सकता कौन सा लॉजिक लगाना है, वो कहेगा याद कर लो, लेकिन हिंदी कहती है याद मत करो, समझ लो मुझे क्या है ना। तो यहाँ पे अब ये एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि संधि पढ़ने के लिए आपको वर्णमाला पढ़ना जरूरी है। कौन सा वर्ण उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा वर्ण प्रथम है, कौन सा द्वितीय है, कौन सा तृतीय है, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या दुस्साहस, तो दुस्साहस का में भी क्या करना है आपको, कर दीजिए। देखो शब्द है दुस्साहस, शब्द आ गया। अब आपको पता है ये वाला है शब्द के बीच में ये, अब इसको पलट के यहाँ पे विसर्ग लगा दो तो दु प्लस साहस। हाँ हाँ आराम से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्या दिक्कत है, वही तो है। ये कैसे बना, देखो कहाँ से आया ये, दुहु प्लस साहस, ठीक है। ऐसा साहस जो बुरा है, दु माने बुरा। अब विसर्ग का मेल किससे हुआ था, दंत स से हुआ था, तो दंत स से हो रहा तो दंत स से स होगा तो स ही होगा, विसर्ग तो स में परिवर्तित होना है, तो ये तो वही आ जाएगा यहाँ पे। अब ये आधा आ गया तो शब्द हमने लिख दिया दुस्साहस, ठीक है, आराम से हो गया ना, बस ऐसे ही। अब उसी तरह से जैसे आपने किया दुस्शासन, तो दुहु प्लस शासन। अब यहाँ पे ये आपका तालु श है, तो विसर्ग किस में बदलेगा, तालु श में बदलेगा, तो ये आपका दुशासन हो जाएगा। फिर क्या लिखा होगा, दुशासन। और इसमें भी आपको जब इसे करना होगा तो आप इसकी जगह, यानी जब इसका संधि विच्छेद करना है तो इसको हटाओ, इस स को, क्योंकि ये वाला स आ रहा है, और इसकी जगह पर क्या लगा दो, विसर्ग लगा दो। सरल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपकी संधि समाप्त हो जाती है, विसर्ग संधि समाप्त हो गई, सारी संधि समाप्त हो गई है। अब दिए हुए जो प्रश्न हैं उनको करना है। तो अभ्यास पुस्तक आपकी दी हुई है, अभ्यास पुस्तक में आप जितनी संधि के प्रश्न दिए हुए हैं सारे लगा दीजिए, ठीक है, जितने भी दिए हुए हैं। तो अब कल की क्लास में हम करेंगे उपसर्ग।